अक्सर हम सोचते हैं कि देश सिर्फ जंग के मैदानों में बनते हैं, पर ऐसा नहीं है। कई बार देश शांत कमरों में भी बनाए जाते हैं, कानूनों और दस्तावेजों के जरिए। तो आज हम भारत की एक ऐसी ही 175 साल लंबी विधायी सफर पर चलेंगे। एक ऐसा सफर जिसने एक ट्रेडिंग कंपनी के लाज को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद में बदल दिया। तो सवाल यही था कि आखिर एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो एक पूरे देश की सरकार की नींव कैसे रख सकती है। ये वो सवाल था जिससे ब्रिटिश पार्लियामेंट जूझ रही थी। एक कंपनी जो बस मसाले और कपड़ा खरीदने आई, अब एक बहुत बड़े हिस्से पर राज कर रही थी। जाहिर है, इस बेहिसाब ताकत को कंट्रोल करना जरूरी हो गया था। तो हमारे इस सफर में हम 5 बड़े पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरू करेंगे वहां से जब कंपनी के शासन पर लगाम कसने की पहली कोशिश हुई। फिर देखेंगे कि कैसे 1857 के गदर के बाद सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे भारतीयों की आवाज भी इस सिस्टम में शामिल होने लगी, और फिर स्वशासन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, और आखिर में हम इस कहानी को आज़ादी और बंटवारे पर आकर ख़त्म करेंगे। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात है 18वीं सदी के बीच की। ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत, भाई वो तो बेरोक टोक बढ़ती ही जा रही थी। और जब ताकत बढ़ती है तो साथ में आता है भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट। इसकी खबरें जब लंदन तक पहुंची तो पार्लियामेंट को लगा कि अब दखल देना ही पड़ेगा। और यहीं से हमारी विधायी सीढ़ी के पहले 2 पायदान सामने आते हैं। देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इन दोनों के बीच सिर्फ 11 साल का फासला था। इससे साफ पता चलता है कि पहले कानून में जो कमियां थीं, उन्हें कितनी जल्दी पहचान लिया गया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कितनी तेजी से काम कर रही थी। अब ये जो हम देख रहे हैं ना, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। हम सीधे सोर्स को देख रहे हैं। ये सिर्फ कोई पुराना कागज का टुकड़ा नहीं है। ये भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की, एक केंद्रीय शासन की, समझ लीजिए, शुरुआत है। तो इस एक्ट ने किया क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने पहली बार कंपनी के जो बिखरे हुए इलाके थे, उन्हें एक अथॉरिटी के नीचे लाने की कोशिश की। मतलब अब बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये सब अलग अलग नहीं चलेंगे। इन सब को बंगाल के एक गवर्नर जनरल के अंडर लाया गया। इसने न सिर्फ एक सेंट्रलाइज सरकार की नींव डाली, बल्कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया। मतलब ब्रिटिश लीगल सिस्टम को भारत में लाने का यह पहला बड़ा कदम था। लेकिन पहली कोशिश अक्सर पूरी तरह कामयाब नहीं होती। 1773 के एक्ट में कई दिक्कतें थीं। गवर्नर जनरल के पास उतनी ताकत नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, और कंपनी पर कंट्रोल अभी भी, कह सकते हैं, काफ़ी कमज़ोर था। बस यहीं से अगले बड़े कानून के लिए ज़मीन तैयार हो गई। और यहाँ देखिए कि कैसे एक नया, ज़्यादा स्मार्ट सिस्टम बनाया गया। अब कंपनी को कहा गया कि भाई आप अपना व्यापारिक काम देखो, और राजनीतिक, मिलिट्री और रेवेन्यू से जुड़े मामलों के लिए एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करता था। तो ये एक तरह का डुअल कंट्रोल सिस्टम था, या दोहरी सरकार कह लीजिए, जहां असल लगाम तो लंदन के ही हाथ में थी। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। 1857 के गदर के बाद यहां सब कुछ बदल गया। कंपनी का राज खत्म और भारत आ गया सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में। ये एक जबरदस्त बदलाव था। ये जो आमने सामने की तुलना है, ये सारी कहानी साफ कर देती है। देखिए, सत्ता पूरी तरह से एक ट्रेडिंग कंपनी से ब्रिटिश सरकार को ट्रांसफर हो गई। जो गवर्नर जनरल था, अब वो वॉइसरॉय बन गया, यानी सीधे क्राउन का नुमाइंदा। और लंदन में एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो एक कैबिनेट मिनिस्टर था और भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था। क्राउन के शासन के साथ ही एक नए दौर की शुरुआत हुई। अब बहुत धीरे धीरे और बहुत ही लिमिटेड तरीके से ही सही, पर भारतीयों को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में शामिल करने की शुरुआत हुई। चलिए वापस अपनी टाइमलाइन पर आते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ी। 1858 के एक्ट के लगभग 50 साल बाद अगला बड़ा कदम आया 1909 में, मॉर्ले मिंटो सुधार। अब सवाल उठता है कि इतना लंबा गैप क्यों? इसकी वजह थी भारत में तेजी से बढ़ रही राष्ट्रवाद की भावना। ये सुधार उसी बढ़ते हुए दबाव का एक जवाब था। इस एक्ट ने भारतीयों को शासन में थोड़ी और जगह तो दी, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा विवादास्पद और दूर तक असर डालने वाला फैसला था, वो था मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट, यानी पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत करना।
ये एक ऐसा कदम था जिसने जाने अनजाने में भविष्य में होने वाले बंटवारे की राजनीति की नींव रख दी थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय राष्ट्रवाद और भी जोर पकड़ चुका था। अब ब्रिटिश सरकार को समझ आ रहा था कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसके जवाब में उन्होंने शासन के नए सिस्टम्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया, जो एक ज्यादा जिम्मेदार सरकार का वादा तो करते थे, पर क्या वो सच में जिम्मेदार थे? 1919 का एक्ट एक और बड़ा मील का पत्थर था और इसने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडिया पेश किया जिसे समझना जरूरी है, और वो था द्वैध शासन या डायरकी। तो आखिर ये द्वैध शासन था क्या भला? जरा सोचिए कि प्रोविंशियल सरकार एक केक है। इस केक के दो हिस्से किए गए। एक छोटा हिस्सा जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कम जरूरी विभाग थे, वो भारतीय मंत्रियों को ट्रांसफर कर दिया गया। चलो भाई, आप भी थोड़ा शासन का स्वाद चख लो। लेकिन केक का जो बड़ा और असली मलाई वाला हिस्सा था, मतलब फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, वो गवर्नर ने अपने पास रिजर्व रखा। तो ये स्वशासन की तरफ एक कदम जैसा दिखता तो था, लेकिन सत्ता का असली रिमोट कंट्रोल वो अभी भी अंग्रेजों के ही हाथ में था। अब आता है 1935 का एक्ट, और ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी दस्तावेज था। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का सपना देखा, और शक्तियों का जो बंटवारा इसने किया, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट्स में, उसकी सीधी झलक हमें आज भारत के संविधान में मिलती है। सच तो ये है कि हमारे संविधान का जो ढांचा है वो बहुत हद तक इसी एक्ट पर आधारित है। अरे इतना ही नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई की नींव भी इसी ने रखी। और अब हम अपने इस 175 साल के लंबे सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, ब्रिटिश राज का अंत अब तय था, और आखिरी विधायी काम था भारत को आज़ादी देना। लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और ये रही हमारी पूरी विधायी सीढ़ी। देखिए, कहाँ 1773 में एक कंपनी को रेगुलेट करने की छोटी सी कोशिश से बात शुरू हुई थी, और कहाँ 1947 में एक साम्राज्य के खात्मे और दो नए देशों के जन्म पर आकर खत्म हुई। इस आखिरी कानून ने ब्रिटिश राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसने भारत को बांटकर दो नए देश बनाए, भारत और पाकिस्तान। इसने जितनी भी रियासतें थीं उन्हें आज़ाद कर दिया कि वो चाहे तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में। और हाँ, ब्रिटिश सम्राट के नाम से भारत का सम्राट का खिताब हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया। तो जैसा हमने देखा, भारत का संविधान कोई एक दिन में नहीं लिखा गया। ये कानूनों, सुधारों और एक्सपेरिमेंट्स की एक लंबी और काफी उलझी हुई यात्रा का नतीजा था। और इस 175 साल के सफर की गूंज वो आज भी भारत और पाकिस्तान की संसद में, उनकी अदालतों में और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सुनाई देती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा आज हमेशा हमारे कल की बुनियाद पर ही खड़ा होता है।